हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट। हम लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि करंट क्या है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अलोंग ए डेफिनेट पाथ। जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस जब किसी डेफिनेट पाथ के थ्रू फ्लो करते हैं तो उसे हम कहते हैं करंट, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। वोल्टेज किसे कहते हैं? द वोल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electric circuit is defined as work done in moving unit positive charge from the point of lower potential to the point of higher potential। तो आपके सामने फिगर है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जो है, ये 1 कूलम चार्ज जो है, इसको हमें मूव कराना है कहाँ तक? अप टू द पॉइंट ए तक। तो ये कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट। इसकी हाइट कितनी है? 1 वोल्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा? क्योंकि देखिए ये लोअर पोटेंशियल पे, पॉइंट ए जो है वो आपको हायर पोटेंशियल पे दिखाया है। तो 1 कूलम का चार्ज लोअर पोटेंशियल से ए पॉइंट तक पहुंचाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसे हम कहते हैं वोल्टेज। अब इसी 1 कूलम चार्ज को अगर हम बी पॉइंट तक पहुंचाएं, मान लीजिए ये इसकी हाइट जो है वो 5 है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा उसे हम कहेंगे 5 वोल्टेज, यानी 5 वोल्ट। ठीक है ना? तो वर्क डन कितना करना पड़ा ये 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट तक पहुंचाने में, वो कहलाएगा 1 जूल पोटेंशियल ऑफ ए। 1 जूल वर्क डन तो जूल में होता है, तो उसे कहेंगे कि हमको 1 जूल का वर्क करना पड़ा यहाँ तक पहुंचाने में, पॉइंट ए तक। तो उसको वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट तक। इसी तरह 1 कूलम का चार्ज बी पॉइंट तक पहुंचाना पड़ा और हमको 5 जूल वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन कितना है? 5 जूल। तो ये कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मान लीजिए डब्ल्यू जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये जूल्स में है कि एक हमको एनर्जी की एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचाने में कितनी एनर्जी यूज़ हुई, उसको इंडिकेट किया है डब्ल्यू से। क्यू क्या चीज़ है? चार्ज है जो हमको मूव कराना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर हमें मूव कराना है। तो V किसके बराबर होगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू, जूल्स पर कूलम। तो V क्या चीज़ है? वोल्टेज या पोटेंशियल कह लीजिए, और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो अब इस सर्किट में आप देखिए, हमने एक रेजिस्टेंस लिया है। आप कोई भी इसमें एलिमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने मोटर लिया है या कुछ भी लिया है, तो हमने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए एक रेजिस्टेंस लिया है और एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, जिसका वोल्टेज जो है वो कितना है बच्चों? 20 वोल्ट है। ठीक है? तो अब इसमें करंट फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा। तो यानी चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? आई इंटू टी। क्योंकि हमको पता आएगा कि आई जो है वो किसके बराबर होता है, करंट किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन टी के। ठीक है ना? तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? आई इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब कितना वर्क करना पड़ा? तो यहां से देखिए, ये जो इक्वेशन निकाली है हम लोगों ने, ये वाली इक्वेशन, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है? अब क्यू की जगह ये आई इंटू टी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो W की इज इक्वल टू क्यू की जगह ये आई और टी पुट कर दिया, तो वी आई टी। तो इतने जूल हमको वर्क करना पड़ा। ठीक है ना? तो एनर्जी क्या चीज़ होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बोथ एनर्जी एंड वर्क आर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन जूल्स। तो चाहे एनर्जी हो और चाहे वर्क हो, इसको जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो W की वैल्यू क्या आ गई? वर्क की वैल्यू क्या आ गई? V इंटू आई इंटू टी। और पावर क्या चीज़ होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप P की वैल्यू यानी पावर क्या होगी? एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब W अपॉन टी।
ठीक है ना। तो W आपने क्या निकाला, वी आई इंटू टी अपॉन टाइम टी, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास पावर का एक्सप्रेशन आ गया V इंटू आई, यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर, यहाँ से आप आई की वैल्यू अगर निकालें तो V अपॉन आर, तो पावर का एक एक्सप्रेशन ये भी आ गया, आई की जगह V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक, तो एक एक्सप्रेशन आपके पास V स्क्वायर अपॉन आर आ गया। अब इस ये एक्सप्रेशन में करंट नहीं है, ये एक्सप्रेशन पावर का आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब V इज इक्वल टू आई आर, तो अब इस पावर के एक्सप्रेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए V की, तो एक एक्सप्रेशन हो गया आई स्क्वायर आर। अब इसमें वोल्टेज का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये पावर हो गई। तो पावर बेसिकली क्या है, V इंटू आई, बाकी आप ओम्स लॉ से भी पुट कर सकते हैं। पावर का बेसिक यूनिट क्या होता है, वाट, और अगर हम बड़े यूनिट की बात करें तो किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट। ठीक है, किलो मीन्स 1000, तो 1000 वाट, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1 मेगावाट का मतलब 10 रेज़ टू द पावर 6 वाट। एक और यूनिट होता है जो जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये मोटर का रेटिंग है और इसको हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम लोग मोटर परचेस करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 1 हॉर्स पावर की मोटर दे दो या 1.5 हॉर्स पावर की मोटर दे दो, लेकिन ये याद रखिए कि हॉर्स पावर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या है, 746 वाट, 746 वाट। क्लियर? अब आइए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि 3 लैंप हैं और उनकी रेटिंग जो है वो 230 वोल्ट है और 100 वाट, 200 वाट और 500 वाट, 3 आपके पास बल्ब हैं और ये 200 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट हैं। कह रहा है कि बताइए रेजिस्टेंस, बताइए हर लैंप का क्या होगा और पावर कितनी कंज्यूम होगी। चलिए निकालते हैं। तो पावर हमें पता है, एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, V स्क्वायर अपॉन आर, या R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो अब मान ली जब हमें 100 वाट के निकालना है तो आइए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। R यहाँ सफिक्स हमने 100 इसलिए लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं कि 100 वाट लैम्प की बात हो रही है। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या दे रहा है, 230, तो इस वोल्टेज की जगह 230 पुट कर दिया, स्क्वायर हो गया, अपॉन पावर कितनी है, 100 वाट है, सिंप्लीफाई किया 529 आ गया। इसी तरह से आप R 200 वाट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक्सप्रेशन उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, 230 स्क्वायर अपॉन 200, वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह से आप R 500 वाट के बल्ब की भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, 230 स्क्वायर अपॉन 500, तो सबकी रेजिस्टेंस आपके पास आ गई। ये देखिए यहाँ पे सबकी रेजिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट हो गई। तो 200 वाट में का रेजिस्टेंस 264.5 है, 500 वाट का रेजिस्टेंस कितना, 105 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। तो 100 वाट वाले में क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है, ये सब कनेक्टेड है अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई। तो रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया लैंप का, अब पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो पावर का एक्सप्रेशन आपका क्या है, आपका पावर का एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, 100 वाट का जो बल्ब है तो 200 V, और R आपने कितना निकाला है, 529। ये देखिए 529 यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि पावर की वैल्यू आपकी क्या है, पावर का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो 100 वाट के लिए जो 100 वाट का बल्ब है वो कितनी पावर यूज़ कर रहा है, 75.61 वाट। इसी तरह से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये 200 के लिए है तो 200 स्क्वायर
वोल्टेज तो वही रहेगा, लेकिन आपका रेजिस्टेंस चेंज है, 264.5 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये पावर आ गई 200 वाट वाली। ये पावर कितनी कंज्यूम होगी, 500 वाट का जो बल्ब है उसकी पावर ये आ गई 378.07। तो न्यूमेरिकल बच्चों बहुत आसान होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखिए इसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये 3 बल्ब हैं और बताइए कि सबसे ज़्यादा रोशनी कौन सा बल्ब देगा। तो जाहिर सी बात है जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है यानी 500 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। देखिए 500 वाट के जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है, 105.8, ठीक है ना, 105.8 ये निकाला है। और फिर जो है 200 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना निकाला है, 264.5। और जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस निकाला है 529। तो जब पावर हाई है, हाई पावर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और आई की वैल्यू, करंट आई की वैल्यू V = IR से भी आप निकाल सकते हैं। तो करंट आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, करंट आई की वैल्यू, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा यानी करंट की वैल्यू बहुत स्ट्रांग होगी, यानी करंट जो है वो बहुत हैवी चाहिए। तो आपने जब देखा होगा कि जो 500 वाट का बल्ब अगर आप परचेज करते हैं तो उसका जो फिलामेंट है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो ये वाला वायर जो है, ये इस वाले बल्ब की वायर जो है, फिलामेंट जो है ये थिक फिलामेंट होगा, इसका फिलामेंट थिक होगा। थिक होने का मतलब क्या है, थिक होने का मतलब क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, πd² / 4। तो जब डायमीटर ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ρL/A। तो जब A ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, जब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो करेगा। तो सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा बच्चों, 500 वाट का बल्ब देगा। तो ये याद रखिए कि 500 वाट जितना वाटेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, पावर कंजम्पशन उतनी ज़्यादा होगी और करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगी, स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए कि कमर्शियल यूनिट जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे घर का जो बिल आया है उसमें 200 यूनिट दिखा रहा है। तो ये यूनिट का मतलब क्या है, तो यूनिट को, जो कमर्शियल यूनिट है उसको किलोवाट आवर में यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि एनर्जी 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट यूज़ करी तो उसे कहते हैं 1 किलोवाट आवर। अगर आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर यूज़ करी है तो उसे कहते हैं किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर क्या चीज़ हुई, पावर हो गई, जो कि आप वाट में निकालें, चाहे किलोवाट में निकालें, चाहे मेगावाट में निकालें, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे देखिए ये है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब जो आपके घर में यूज़ हो रहा है वो, अगर आपने 1 आवर यूज़ किया है, कितनी पावर यूज़ करी है, 1 किलोवाट। तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ जो पावर है, वो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 1 किलोवाट आवर है। और 1 किलोवाट आवर को आम जबान में, उसमें यूनिट कहते हैं कि साहब हमारे घर का बिजली का बिल आया उसमें 200 यूनिट है। तो आप इसको चाहे तो किलोवाट में भी यूज़ कर सकते हैं, किलो का मतलब 1000। तो देखिए 1000 वाट आवर हो गई। अब आवर को अगर आप चेंज करना चाहें मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाट मिनट हो गई।
और अगर आप मिनट को चेंज करना चाहें 60 से सेकंड में, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। और वाट सेकंड क्या चीज़ है? जूल्स है। तो देखिए ये एनर्जी का यूनिट आ गया, ये एनर्जी का यूनिट आ गया। तो ये कितना हो गया? 3.6 मेगा जूल। एनर्जी कितनी यूज हुई? 3.6 मेगा जूल। चलिए अब एक इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में ये सारे लोड हैं। कौन कौन से लोड हैं? कि आपने 60 वाट के बल्ब लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 5 लगाए हैं। और डेली आप 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं। 5 घंटे बल्ब आपके ऑन रहते हैं 60 वाट के। 3 पंखे आपने 60 वाट के लगाए हैं जो 12 आवर चलते हैं। एक वाटर हीटर भी आपने 1000 वाट का लगाया है जो 2 घंटे रोज चलता है। एक रेफ्रिजरेटर भी आपने लगा रखा है 250 वाट का और जो 10 घंटे चलता है रोज। ठीक है। और कॉस्ट जो है वो 7.8 रुपीज़ है, यानी 7 रुपये 80 पैसे है। तो बताइए कि जुलाई महीने में कितना बिल आएगा? तो जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? 31 दिन होते हैं। तो जुलाई में हाउ मेनी डेज आर इन जुलाई? जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में 31 डेज होते हैं। ठीक है। तो हमें सारी कैलकुलेशन करनी है 31 डेज की। तो चलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये लैंप है। कितने लैंप हैं आपके पास? 5 लैंप हैं। और एक लैंप की वाटेज कितनी है? 60 वाट है। तो 5 इंटू 60, तो ये तो हो गया वाट। अब इसको किलो में चेंज करना है तो डिवाइड कर दिया 1000 से। ठीक है। और ये कितने आवर चलते हैं? 5 आवर चलते हैं, ऑन रहते हैं बल्ब। तो किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 1.5 किलोवाट आवर। इसी तरह से फैन का देख लिया। हमारे पास 3 फैन है और एक फैन हमारा 60 वाट का है। तो 3 फैन कितने वाट के हुए? उसको 3 इंटू 60 कर दिया। लेकिन ये वाटेज आई किस में? वाट में। अब इसको किलो में चेंज किया, यानी डिवाइड किया किससे? 1000 से। और कितने आवर्स ये रन कर रहे हैं हमारे फैन? 12 आवर्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। तो कितनी एनर्जी कंजम्पशन आया? 2.16। इसी तरह हीटर हीटर एक ही है, फ्रिज भी एक ही है, लेकिन इनकी वाटेज अलग अलग हैं। तो 1 से 1000 वाट का हीटर है तो 1 इंटू 1000, तो ये तो वाट आ गया। इसको डिवाइड किया 1000 यानी 1 किलोवाट आ गया। कै घंटे चलता है? 2 घंटे चलता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 किलोवाट आवर आ गया। इसी तरह फ्रिज, ठीक है ना, एक फ्रिज है और 250 वाट का है। किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया और 10 आवर चलता है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 आ गया। अब इन सारी चीज़ों को आप ऐड कर दिए क्योंकि ये सब एनर्जी किस में है? किलोवाट आवर में है। तो कितनी वैल्यू आई? 8.16 आई। अब जुलाई महीने का बिल पूछ रहा है तो जुलाई महीने में 31 डेज होते हैं। तो एक दिन में आपने 8.16 यूनिट बिजली खर्च की, तो 31 डेज में कितनी खर्च होगी? तो मल्टीप्लाई कर दिया 31 से। तो आपकी जुलाई महीने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ, एनर्जी का इतना कंजम्पशन हुआ 252.96 किलोवाट आवर। ये आपका कंजम्पशन है जुलाई महीने का। और कॉस्ट कितनी दे रहा है एक यूनिट की, यानी 1 किलोवाट आवर की? 7 रुपीज़ 80 पैसे। तो आपने इसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपका जो बिल आएगा बिजली का वो 1973.08 रुपीज़ आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने घर का बिजली का बिल भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। डाउट अगर कोई भी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें नए वीडियो के। आप हमारे
चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने का। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।